नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी मस्ती प्रधान सर पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न लाए हैं आज ना, देखिएगा कितना शानदार प्रश्न है आज का। देखिए दोस्तों, आज एकदम बहुत ही इत्मीनान से आप लोग बैठ जाइएगा, एकदम कापी कलम लेकर के एकदम बढ़िया से बैठिएगा। देखिए कितना अच्छा प्रश्न आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों देखिए, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न संख्या पहला कौन सा है। देखिए प्रश्न संख्या पहला है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर को जानते होंगे आप लोग। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी की बात कर रहा है कि साहित्य अकादमी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय पर। ऑप्शन संख्या सी सही है। संस्कृत के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है ना दोस्तों, ख्याल से समझिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को जो साहित्य अकादमी मिला है ये संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला है, न कि उर्वशी पर, कुरुक्षेत्र पर, इस पर नहीं, संस्कृत के 4 अध्याय पर। तो ऑप्शन संख्या सी से इसका। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2, वागीश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। वागीश की बात कर रहा है कि सही संधि विच्छेद को चुनिए। वागीश की बात कर रहा है। वागीश का निर्माण देखिए, वाक प्लस इस से वागीश का निर्माण हुआ है। वाक प्लस इस ना, वाक प्लस इस से अगर वर्गों का प्रथम वर्ण रहता है, उसके बाद कोई स्वर या तीसरा चौथा व्यंजन रहता है या अंतस्थ, तो क का क्या हो जाता है, क के स्थान पर ग आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? ग आदेश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिएगा वा हो गया, क के स्थान पर ग आदेश हुआ है, तो ग यहाँ अभी आधा है, इसमें ई मिलेगा तो पूरा गी हो जाएगा, वा गी स। तो दोस्तों देखिए, इसका जो खंड है वाक प्लस इस है, तो देखिए वाक प्लस इस कहाँ है, वाक प्लस इस, ये वाक प्लस इस, ये भी ठीक है, लेकिन तो यहाँ क्या है, ह्रस्व ई है, यहाँ ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन संख्या ए सही। वाक प्लस इस से वागीश बना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द में से कौन सा है? जो कुछ न जानता, कुछ नहीं जानता हो, उसके लिए एक शब्द है अज्ञ है। क्या है? अज्ञ है। ऑप्शन संख्या बी सही इसका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न ये पूछा गया है। देखिए दोस्तों, ये परीक्षा का है, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के हैं, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि बस इतना ही प्रकार पूछा है वाच्य के। तो वाच्य के दोस्तों कुल 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। कुल 3 प्रकार होते हैं वाच्य के। पहला कर्तृवाच्य होता है, कर्तृवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और तीसरा भाववाच्य, तीसरा भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, देखिएगा प्रश्न संख्या 4 का वाच्य कितने प्रकार के हैं, तो कुल कितने हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन कौन सही है? 3 सही है। कुल कितने हैं? 3 है। पहले नंबर पर कर्तृवाच्य है, दूसरे नंबर पर कर्मवाच्य है और तीसरे नंबर पर भाववाच्य है। वाच्य के 3 भेद हैं या कितने प्रकार हैं, बात वही है। तो 3 हैं, कर्तृ, कर्म और वाच्य। ऑप्शन संख्या ए सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5,
धाक जमाना, वाह क्या प्रश्न है। धाक जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न में विकल्पों में से कौन सा है। धाक जमाना, दोस्तों आप लोग जानते होंगे धाक जमाने की बात है। नए लोग कहते हैं कि आज आए हैं धाक जमाने के लिए। धाक जमाना अर्थात रोप जमाना। यहाँ ऑप्शन संख्या ए से रोप जमाना होता है। क्या? रोप जमाना। तो प्रश्न संख्या 5 का ए सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से अव्यय है। अव्यय पूछा गया है, अव्यय पूछा है प्रश्न। अव्यय की बात कर रहा है कि अव्यय अमिस होता है? नहीं। क्या होता है? नहीं। व्यय मिस क्या होता है? खर्च। जो खर्च न हो उसे अव्यय कहते हैं। देखिए दोस्तों इसमें अव्यय देखिए प्राचीन क्या है। ये जो प्राचीन है ये क्या है? प्राचीन विशेषण है, मोटा विशेषण है, गरीब विशेषण, ये तीनों विशेषण है। ये तीनों क्या है? तीनों क्या है? विशेषण है। और क्या है? यही अव्यय है। क्या है? अव्यय है। दोस्तों प्राचीन का मतलब होता है पुराना। ये पुराना, क्या कोई भी चीज, कपड़ा पुराना है तो कपड़े की विशेषता बता रहा है कि ये प्राचीन है, पुराना है। तो जो विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। मोटा क्या है? लड़का कैसा है? मोटा है। तो उसकी विशेषता बता रहा है लड़के की, लड़का मोटा है, तो ये भी विशेषण हो गया। ये गरीब, मोहन गरीब है, मोहन की विशेषता बता रहा है कि मोहन कैसा है? गरीब है। तो गरीब क्या है? विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये विशेषण है। तीनों क्या है? विशेषण है। और क्या है ये? और क्या है? अव्यय है। ये खर्च नहीं हो सकता, यही क्या है? अव्यय है। तो ऑप्शन संख्या 6 का डी सही है ना? डी सही है। और है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन की बात कर रहा है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब ऊपर उठना या फेंकना। देखिए दोस्तों इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इसे ही द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन, इसे द्विगुण भी कहा जाता है। इसमें 2 गुण पाया जाता है। गुण ना, 2 गुण। सी सही, ड़ और ढ। इसमें कौन कौन आते हैं? ड़ और ढ। ठीक है ना? क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा ऊपर जाती है और ऊपर के बाद झटके से नीचे आती है। ड़ और ढ, ड़ ढ, ड़ ढ ना। तो इसलिए इसे द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ड़ और ढ है। प्रश्न संख्या 7 का सी सही है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया है। आप लोग भी बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया की बात कर रहा है कि प्रेरणा देकर जब कोई कार्य, प्रेरणार्थक क्रिया अर्थात प्रेरणा देकर कार्य किया जाता है। देखिए दोस्तों आप लोग भी इसको समझिए, क्या है प्रश्न, कैसा प्रश्न पूछा गया है। आप लोग भी एक बार देखिए, इसको सोचिए समझिए कि प्रेरणार्थक का मतलब होता है प्रेरणा देना। जब कोई कार्य स्वयं न करके दूसरे से कार्य करवाता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसमें कटवाना, कटना, मारना, खाना। कटवाना होगा, क्या होगा? कटवाना अर्थात किसी दूसरे से कोई चीज कटवाया है ना। तो ऑप्शन संख्या इसका ए सही होगा। कौन सही होगा? ए सही है। प्रेरणार्थक क्रिया है ए, कटवाना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि की बात कर रहा है, किसका निबंध संग्रह है? ये निबंध है। ये जो चिंतामणि है किसका निबंध की बात कर रहा है दोस्तों? ख्याल करेगा, चिंतामणि एक कवि भी है। चिंतामणि एक कवि भी है। रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि को। चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जटाशंकर ये लोग भाई हैं, तो उनका ख्याल मत करिएगा। चिंतामणि ये निबंध की बात किया है, निबंध संग्रह है।
निबंधों का संग्रह है चिंतामणि, तो किसका है ये पूछा है, किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिंतामणि जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10, राह खर्च का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? सामासिक विग्रह सही पूछा है। राह खर्च, राह मिस होता है रास्ता, खर्च का मतलब खर्च। देखिए दोस्तों, आप लोग भी जब आप लोगों के पिताजी जब कहते हैं कि बेटा यहाँ चले जाओ, तो आप लोग भी कहते हैं कि पिताजी हमें रास्ते में कुछ खर्चा दीजिए, खाने पीने के लिए, राह के लिए खर्च दीजिए, रास्ते के लिए खर्च दीजिए, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, खर्चा मांगते हैं ना लोग। तो वही कहा कि राह खर्च, रास्ते के लिए खर्च, अर्थात राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। देखिए राह के लिए खर्च कहीं आया क्या? राह के लिए खर्च, राह में खर्च, राह के लिए खर्च, राह पर खर्च, राह दे खर्च। तो ऑप्शन संख्या राह के लिए खर्च होता है, राह के लिए अर्थात रास्ते के लिए खर्चा मांगा गया है ना। तो ऑप्शन संख्या 20 सही है। कौन संख्या 20 सही है? राह के लिए खर्च। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है जापानी भाषा से ना, जापानी भाषा की बात कर रहा है कि जापानी हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा की बात कर रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो जापानी भाषा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा चाय क्या है? चाय, चाय, चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? चीनी। ठीक है ना, चीनी भाषा का शब्द है। और रिक्शा, रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। और कमीज जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कमीज जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और ये देखिएगा ये बहुत ही सब इंपॉर्टेंट है, लीची भी चीनी भाषा का शब्द है, चीनी। रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। और यही प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? तो रिक्शा। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न, रिक्शा की बात बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 11 का 20 सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। प्रश्न संख्या 12, अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? अंग अंग ढीला होने की बात कर रहा है। क्या? अंग अंग ढीला होना, बहुत कम थकना, बहुत थक न जाना, बहुत चोट लगना, बहुत थक जाना। लोग कार्य करके आते हैं एकदम थक जाते हैं, पूरा अंग अंग थक गया है ना, कहते हैं ना दर्द कर रहा है, थक गया है, तो बहुत थक जाना। ऑप्शन संख्या इसका डी सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 का डी सही है, बहुत थक जाना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव की बात कर रहा है, तद्भव शब्द को पहचानिए। देखिए दोस्तों, तद्भव पाषाण का पत्थर होता है, पाषाण तत्सम इसका पत्थर होता है। ठीक है, पत्थर या पान भी होता है। कंकड़ का कंगन होता है। क्या होता है? कंगन। ठीक है ना, कंगन या कंकन भी लिखा जाता है। प्यासा का पिपासा होता है। क्या होता है? पिपासा, पिपासा। ठीक है, तो अपक्ष का पक्षी होता है या पंख भी होता है। पक्ष का पंख होता है। ठीक है दोस्तों, पक्ष का
पंख। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा क्या है, पूछा प्रश्न क्या है, शब्दों में तदभव पूछा है, तदभव। तो पिपासा तत्सम होता है, प्यासा इसका तदभव होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आसन संख्या सी सही इसका है, क्या सी सही है, 13 का सी सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है। दोनों घटकों की प्रधानता होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। दोनों घटकों की प्रधानता होती है, बहुब्रीहि, अव्ययी, द्वंद्व और तत्पुरुष, दोनों घटकों की प्रधानता होती है। यानी पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं समास में। तो ये प्रश्न एकदम सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है, दोनों घटकों की बात कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन संख्या द्वंद्व होगा, सी सही है, द्वंद्व समास 14 का सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, सोरठा के प्रथम चरण में, ठीक है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा की बात कर रहा है, सोरठा। तो 1 2 3 4, तो पहले में 11 मात्राएं होती हैं सोरठा के, दूसरे में 13, तीसरे में 11 और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। तो पूछा क्या है, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, प्रथम चरण की बात कर रहा है ना। तो प्रथम चरण में 11 मात्राएं, तो ऑप्शन संख्या इसका बी सही है, 15 का बी सही है, ठीक है। अगर यही पूछता कि दूसरे में तो 13, अगर दोहा में पूछता कि दोहा के प्रथम चरण में, तो इसी का ठीक उल्टा होता है, इसी का ठीक उल्टा होता है दोहा। इसमें 13 रहेगा, 13 11, ठीक है ना। ये क्या होता है, दोहा होता है ना, एक दूसरे के अपोजिट हैं लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हैं प्रश्न संख्या 16, वर्णों की आवृत्ति होने पर अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति होने पर, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव, क्या होता है, दोहराव। जब हम वर्णों की आवृत्ति करेंगे, दोहराव करेंगे, वर्णों की बात कर रहा है, तो कौन सा अलंकार होता है, अलंकार की बात कर रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हैं प्रश्न संख्या 17, पित्राज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, इसमें पितृ प्लस आज्ञा हो गया, यही है ऑप्शन संख्या डी से। ये दोस्तों पितृ प्लस आज्ञा होता है, ये संधि हुआ है पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है ना। अरि के बाद असमान स्वर तो आर आदेश हो जाता है, ठीक है ना। ये पित्राज्ञा होगा, ऑप्शन संख्या कौन, डी सही है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, अद्भुत रस का अस्थाई भाव बताइए। अद्भुत रस है, इसका अस्थाई भाव बताना है, अद्भुत रस का। तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा, तो विस्मय होता है, क्या होता है, विस्मय। क्रोध जो है रौद्र का है, ये रौद्र का है। उत्साह जो है वीर का है, ये विस्मय जो है अद्भुत का है। और ये भय जो है भयानक का है, किसका है, भयानक का। तो ऑप्शन संख्या सी सही होगा इसका, अद्भुत रस का स्थायी भाव सी, विस्मय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, वर्ण का अर्थ नहीं होता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वर्ण का अर्थ की बात कर रहा है कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है ना, नहीं की बात कर रहा है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। देखिए वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जात भी होता है, ये सुंदर, यही नहीं होता है, यही नहीं होता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा क्या है, इसको पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है
ना। ये अक्षर रंग जात तीनों हैं, ये तीनों हैं, यही नहीं है तो ऑप्शन संख्या डी सही होगा इसका। क्या? सुंदर यही नहीं है, तो इसका ऑप्शन संख्या डी सही है, 19 का डी सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20। उदय का निम्न में से कौन सा सही विकल्प शब्द है? उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? विलोम की बात कर रहा है। उदय का निम्न में से कौन सही विलोम शब्द है? विलोम की बात कर रहा है कि उदय का विलोम कौन सा होता है। हाँ ठीक है दोस्तों, उदय का विलोम अस्त होता है ना। अस्त, सूर्य उदित हो गया, उदय हो गया ना, और अस्त हो गया मतलब समाप्त, अंदर अस्त हो गया, समाप्त हो गया। सूर्य अस्त हो गया, ठीक है ना, समाप्त नहीं होता, अस्त होता है, ठीक है ना। तो उदय का अस्त अर्थात सूर्य डूब गया। तो दोस्तों उदय का विलोम अस्त होता है। कौन सा? अस्त। ऑप्शन संख्या ए सही है, अस्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है हम लोग जो 20 प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, कैसा प्रश्न है कैसा नहीं है, कोई भी त्रुटियां हो इसके लिए मैं सदैव आभार हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको बढ़िया से इत्मीनान से पढ़िए, समझिए इसको, क्या प्रश्न पूछा गया, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे, सब चैप्टर से आया हुआ प्रश्न है। तो सब चैप्टर में आप लोग जाएंगे, हर जगह आप लोग ढूंढेंगे इस प्रश्न कहाँ है, उसके थ्रू वो चैप्टर भी आपका दोहरा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।